सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। चलते हैं सब मगर कैसी है ये डगर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। आहा 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 कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। भोपाल का बड़ा तालाब, भैया अपन यहाँ मछली पकड़ने आए, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। अरे ओ मदन भैया, अरे कुछ फंसा जाल में? अरे क्या भैया, सारी बड़ी मछलियां तो तुम ही ले जाते हो, जो छोटी छटाक भर की बस्ती वो आती हमारे पास। फंसी? चलो अच्छा है, आज तुम्हारे मुन्ने का स्कूल का बस्ता आ जाएगा। हाँ, अरे अपना क्या है, अपन तो समय बिताने के लिए आते हैं। और घनश्याम भैया, तुम्हारा क्या हाल है? कुछ फंसी? नहीं फंसी? अरे तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है यार। मेरी मानो, पहले किसी औरत को फंसा लो, उस औरत की किस्मत अच्छी रही तो उसके भाग से मछली भी फंस जाएगी। अपना क्या है भैया, छटाक भर की मछली मिलती है तो उसको भी उम्मीद की तरह वापस पानी में डाल देते हैं। और क्या है, अब ये डाला, अरे आज तो पानी में डालते ही सार चलने लगी। अरे वाह, लगता है कोई भारी मछली आ गई। अरे अरे कम्बक चारा खा के भाग गई। भागेगी कहाँ? यहां से बचेगी तो किसी दूसरे के जाल में फंसेगी, किस्मत में तो फंसना ही है। अरे यहां फंसती तो इज्जत के साथ फ्राई करते और खाते हैं, वहां पता नहीं किस जाहिल के मुंह लगेगी और किसकी हंडी में गलेगी। ये मछली, तेरी किस्मत भी खराब है, बिल्कुल इस देश के आम आदमी की तरह। कोई बात नहीं। जिंदगी का सफर है। अरे अबे भाग यहां से, भाग यहां से। जहां पानी देखा तो लोटा लेके उखड़ होके बैठ जाते हैं। अबे सरकार ने घर घर में शौचालय बनवा दिए, सड़कों पर सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवा दिए, और तू है कि साले अपना कॉम्प्लेक्स निकालने के लिए यहां आ गया। चल भाग गया थे। अबे 100 का खाता है तो 2 रुपए निकालने में भी खर्च कर। आंखें मत देखा, चल निकल यहां से, निकल निकल। हाँ, नमस्ते जी। आप? अरे
पत्रकार? अरे बाप रे, तो भैया आप यहाँ क्यों आए? मैं तो मछली पकड़ने आया हूँ। जी क्या कहा? आप मुझसे मिलने नहीं आए, तालाब के ऊपर लेख लिखने के लिए आए हैं। लिखो लिखो, तालाब में कितनी काई है, कितनी गंदगी है, सफाई नहीं हो रही। लिखो लिखो भैया, उससे और कुछ होगा नहीं, लोग पढ़ेंगे भी नहीं, लेकिन अखबार का पेट भर जाएगा और तुमको तुम्हारी पगार मिल जाएगी। मेरे से सवाल पूछ रहे हो? तो भैया आम आदमी की तरह मेरा सवाल ये है कि इस तालाब को खुदवाने की जरूरत क्या पड़ी? और खुदवा दिया तो खुदवाने वाले राजा की बुत को वहां उस कोने में लगाने की क्या जरूरत पड़ी? और अगर राजा का बुत वहां लगा दिया है तो उसके हाथ में तलवार क्यों पकड़ा दी? जबकि राजा भोज ने तो 80 किताबें लिखी थी, किताब क्यों नहीं पकड़ाई? अरे भैया, किताबें तो आजकल कोई पढ़ता नहीं। आज का समाज तो सिर्फ दो चीजों को जानता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब कोई समाज और धर्म बिना किताब के नहीं चल सकता, तो फिर राजा भोज के हाथ में तलवार क्यों नहीं, किताब क्यों नहीं? जी हाँ, सच कहा। आज का समाज सिर्फ दो ही बुक जानता है, पासबुक और फेसबुक। तीसरी किताब की इनको जरूरत ही नहीं पड़ती भैया, उसी से काम चल जाता है। अगला सवाल। नहीं नहीं, पूछो पूछो, मेरे पास आपके हर सवाल का जवाब है। मैं प्रोफेसर आदमी हूं। जी जी क्या कहा? मैं अपने को प्रोफेसर क्यों कहता हूं? इंटेलिजेंट क्वेश्चन। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर मैं अपने को प्रोफेसर कहता हूं और आपको आपत्ति है, तो हिंदी वाले को अपने आगे प्राध्यापक लिखना चाहिए और उर्दू वाले को उस्ताद। वो काहे को अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं? और हिंदी शब्द फारसी से आया है और उर्दू शब्द टर्की से। तो फिर हमारे समाज में हिंदू और मुस्लिम हिंदी और उर्दू को लेकर आपस में झगड़ क्यों रहे हैं? भैया धर्म की बात नहीं है, भाषा की बात कर रहा हूँ, शब्द की बात कर रहा हूँ। शब्द को ब्रह्म कहा गया है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। जी 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 जी, आपका सवाल अच्छा है। जी मैं यहाँ दिन भर बैठा रहता हूँ, बंसी डालकर मछली पकड़ता रहता हूँ। क्या कहा आपने? मैं अपने आप को प्रोफेसर कहता हूँ तो मेरा सब्जेक्ट क्या है? भैया मैं फैकोलॉजी का प्रोफेसर हूँ। नहीं, फैकोलॉजी मतलब जैसे जूलॉजी, बॉटनी, मैथोलॉजी, वैसे फैकोलॉजी। अरे भैया ये आज की बात नहीं है, सदियों से ये फैकोलॉजी का किस्सा चल रहा है। सृष्टि पर पहले आदमी ने पहली महिला से जो कहा था ना, वो इसी लॉजी की बात है। और आजकल के आप जैसे युवा भी तो यही कहते हैं, तुम कितनी हसीन हो, तुम गुलाब का फूल हो, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे ले आता हूँ, और बाद में गैस और राशन की लाइन में खड़े हो जाते हो। यही तो है फैकोलॉजी। जी हाँ भैया, फैकोलॉजी बहुत काम की चीज़ है। पत्रकार महोदय आप समझेंगे नहीं, और इस तरह मत आना मेरे पास। तालाब की मछलियाँ भी आपसे डरती हैं। अभी तो तालाब में जाकर मछली से पूछने लगेंगे, पानी में रहकर हाउ डू यू फील? पानी में रहकर प्यास लगती है तो क्या करती हो मछली रानी? इसलिए मछलियाँ दूर से ही भाग जाती हैं पत्रकारों से। हम जैसे कुछ लोग हैं जो फंस जाते हैं इनके चक्कर में। नहीं हंस लो, फैकोलॉजी तो है। तो फैकोलॉजी का उदाहरण मैं बताऊँ आपको। अरे भैया बड़ा बढ़िया उदाहरण है। एक बार मैं तालाब किनारे ऐसे ही बैठे मछली पकड़ रहा था कि बंसी में लगा कि कोई भारी मछली आ गई। मैंने पूरा जोर लगाया और झपाटा मारकर बंसी को बाहर निकाल लिया। देखा कि मछली नहीं थी, फंसी थी उसमें एक लालटेन, भोपाल के नवाबी दौर की, और वो भी जलती हुई अरे कहाँ चल दिए? अरे कहाँ चल दिए? मैं तो फैकोलॉजी का उदाहरण दे रहा था भैया। चला गया कलम का मजदूर। भैया ऐसा है कि पानी में उतरने से पहले पानी की गहराई नहीं, अपना कद देखा करो। समझ में आया ना? चला गया बेचारा। जाओ भैया जाओ, हम तो यहीं बैठे हैं। ये साला झाड़ी में क्या हिल रहा है? कोई है? ये कौन हो तुम लोग?
बाहर निकल, बाहर निकल। हाँ। एक लड़का एक लड़की, वाह वाह, कॉलेज स्टूडेंट हो तो बेटा कॉलेज में जो थ्योरी पढ़ाई जाती है उसका प्रैक्टिकल करने यहाँ चले आए। अरे वाह वाह वाह, आंखें क्यों दिखा रहा? होगा भाई तेरा बाप किसी का पिए, मुझे क्या करना? तेरा बाप पिए है तो सारी लड़की को अपने साथ सोने का लाइसेंस लेके आए क्या? चल निकल यहां से, निकल। बेटी तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये लुच्चे के जाल में कैसे फंस गई तुम हैं? और फिर चिल्ला क्यों नहीं थी? बचाओ बचाओ बचाओ। तालाब किनारे अकेले में झाड़ी में घुसे हुए थे, लड़का तुम्हें भजन सुनाने थोड़ी आया था, भोजन बनाने ही आया था। लेकिन तुम जैसी लड़कियों का कुछ नहीं हो सकता, आज नहीं तो कल किसी दूसरे के जाल में फंस जाओगे। हाँ, तुम यहां बाहर से आई हो, तुम्हारे माँ बाप ने यहां डिग्री लेने के लिए भेजा है, तो बेटा ये झाड़ियों वाली डिग्री लेकर घर जाओगी तुम? क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? किसान हैं, देश के लिए अनाज उपजाते हैं, कितना बड़ा काम करते हैं। लेकिन बेटा एक बात बताऊं, ये चीज हमेशा याद रखना, तुम जिस परिवार से आती हो ना, वो परिवार 10 बोरी गेहूं उठा सकता है लेकिन 1 बोरी खरीद नहीं सकता। और जिस परिवार से ये लड़का आता है वो 10 बोरी गेहूं खरीद सकता है मगर 1 बोरी गेहूं की उठा नहीं सकता। यही फर्क है, यही फर्क है तुम में इस लड़के में। बेटा तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बगीचे में एक फूल की तरह उगाया है, फूल की तरह रहो, कांटे की तरह नहीं। अपने फूल की खुशबू को चारों ओर फैलने दो बेटा, उस फूल को तुम सड़ने क्यों दे रही हो? हाँ, चरित्र बड़ी चीज है, चाल से पता चल जाता है किसी का चरित्र क्या है, चेहरा मोहरा भी बता देता है उसका चरित्र क्या है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अपने आप को बचा के रखो बेटा, संभाल कर रखो। देखो इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, मैं नहीं कहता कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, पर सारी लड़कियां भी एक जैसी नहीं होती। लेकिन अपने आप को जानबूझकर इस तरह से बर्बाद करना और डिग्री के नाम पर माँ बाप से पैसे मंगाकर हॉस्टल में रहना और मोबाइल का खर्चा उठाना उस लड़के से, नमकीन कोई दूसरा ला रहा है, बाइक पे कोई तीसरा छोड़ रहा है, और शादी किसी और से, दिल तो पागल है, दिल तो पागल है, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये सब करने की जगह नहीं है सर। अब तुम्हें फैकोलॉजी के बारे में बताओ जो मैं पत्रकार को बता रहा था। फैकोलॉजी मालूम क्या है? एक दिन तुम्हारे जैसी लड़की एक लड़के के साथ इसी तालाब किनारे बैठी हुई थी, तो लड़की बोली, जानू सोनू, बस मेरे सोनिया तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, कितना प्रेम करते हो। तो लड़का मालूम क्या बोला? लड़की बेचारी रो रही थी, सेंटिमेंटल हो गई थी। उसने उसके गाल से बहता हुआ एक आंसू लिया और बड़े तालाब में डाल दिया। अब बोले, जब तक तुम्हारा आंसू इस तालाब से ढूंढ ना लूं तब तक मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। ये सुनकर मैं क्या, लड़की क्या, बड़े तालाब से भी नहीं रहा गया, बोल उठा, अरे भोपालियों कहां से लाते हो रे नए नए फैकोलॉजी के आइडिया। अच्छा, भोपाल के फैकोलॉजी के बड़े किस्से हैं। एक किस्सा नहीं, वास्तविकता है, मुझे रफ़ी भाई ने बताया था। रफ़ी शब्बीर जो इस नाटक के लेखक है, नाम नहीं बताऊंगा। सिटी में एक बड़े बिजनेसमैन थे या होंगे भी, उनका एक ट्रक चलता था। तो भोपाल में कहते हैं कुछ साल पहले बारिश के दिनों में एक रात में 25 से 30 बार बिजली गिरी थी। और शायद ये 2005 की बात होगी जब सुनामी आया था, बारिश बहुत लगातार हुई थी। उनका ट्रक उस समय रास्ते में था और भोपाल तरफ आ रहा था। तो ड्राइवर ने क्लीनर से कहा कि रास्ता तो दिखाई नहीं दे रहा है, अपन यहीं रुक जाएं क्या? तो क्लीनर ने कहा, नहीं मियाँ, कल सवेरे 7 बजे तक इतवारा टच कर लेना आपने। तो इतवारा टच करने के चक्कर में ट्रक चलता रहा। अब थोड़ी दूर जाकर उनको समझ में नहीं आया कि ट्रक जा किधर रहा है, गंज बासौदा जा रहा है कि रायसेन जा रहा है कि भोपाल आ रहा है। तो उसने क्लीनर से कहा कि सुनो, नीचे जाओ और वो किलोमीटर का पत्थर होता है उसको देखो, देखो कितने किलोमीटर है भोपाल। तो क्लीनर उतरा
और धड़ाम की आवाज आई और बिजली गिरी। ड्राइवर घबरा गया। उसने कहा मियाँ ठीक ठाक तो हो? बोले बिल्कुल ठीक हूँ, बिजली गिरी थी मैंने बीड़ी जला ली। फेकोलॉजी, मैं इससे मिला था, मैं उससे मिला था, वो मंत्री मेरे पाँव पड़ने आया था, उसका सेक्रेटरी मेरे घर नाश्ता कर रहा था, कल्चर मेरी जेब में रहता है। ये है फेकोलॉजी और मैं हूं उसका प्रोफेसर। तो बेटा तुम घर जाओ और आइंदा अपने आप को संभाल कर रखना, जैसे मैंने कहा। जाओ जाओ जाओ। अगर पानी पीना है तो पानी पियोगी, प्यास लगी होगी, ये बैग में बिस्कुट भी है। अरे असली है वो, क्या कहते हैं, ब्रिटानिया का मैरी, खाओ ना। अच्छा बिस्कुट भी नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना, चलो बच गए, मेरे काम आएंगे। जा बेटा जा। आजा 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 आजा। ओ अरे बेटा कहाँ भटक रहा है और कुंकू कर रहा है तू? ले मैं तेरे को बिस्कुट खिलाता हूँ, तो बिस्कुट खा। बिस्कुट खाएगा? अरे बिस्कुट नहीं खाएगा, चल मत खा। लेकिन बेटा इंसान ने तो तुझसे वफादारी सीखी और छोड़ दी, तू क्यों वफादारी का टैग लगाकर घूम रहा है अभी तक? इंसान तो अब जानवरों से भी गया बीता हो गया। एक जमाना था जब एक रिकॉर्डिंग कंपनी अपने रिकॉर्ड्स पर इसकी तस्वीर छापती थी। बाद में इंसानों ने ऐसे ऐसे गाने बनाए कि उनको सुनकर सबसे पहले कुत्ता ही भाग गया, कंपनी भी बंद हो गई। याद होगा पुराने लोगों को उस कंपनी का नाम। वो दिन है आज का दिन, किसी कंपनी के रिकॉर्ड्स पर, कैसेट पर, सीडी या डीवीडी पर कुत्ते की तस्वीर नहीं आती, जबकि ये सबसे वफादार है। हम इंसानों से ज़्यादा वफादार। बस इसकी एक प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा कुछ खिला पिला दो, हिलाने लगता है, हिलाने लगता है। बेटा ये दुम हिलाने की आदत बड़े लोगों के सामने इंसानों की है। तू दुम मत हिलाया कर, दुम हिलाता हुआ तू अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा दुम हिलाएं हम जैसे लोग, तू क्यों दुम हिलाता? और तेरे बारे में सिर्फ अकेले हम नहीं सोचते, बहुत से लोग हैं जो तेरे बारे में सोचते हैं। तुझे मालूम है मशहूर शायर फैज अहमद फैज ने तेरे बारे में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है, ए गलियों के आवारा कुत्ते, ए गलियों के आवारा कुत्ते, बख्शा गया जिनको जर के गुदाई, जमाने भर की फिटकार इनकी, जमाने भर की दुत्कार इनकी कमाई, न राहत है शब को न चैन सवेरे, गलियों में पड़े रहते हैं ये बेचारे, दुम हिलाते। लेकिन इनकी दुम को कोई अगर काबू में कर ले, इनको आपस में कोई लड़वाए तो रोटी का एक टुकड़ा दिखला दे, भौंकने लगेंगे, लड़ने लगेंगे। लेकिन अगर ये कुत्ते अपनी दुम को काबू में रखें तो ये मखलूक, ये मजलूम दुनिया को बदल सकते हैं। ये अपने आकाओं की हड्डियां तक चबा सकते हैं, बस कोई इनकी दुम को हिला दे और इनको एहसास जिल्लत याद करा दे। नहीं समझा? जा रहा है, जा रहा उधर, जा भैया तू भी जा, मैं क्या करूं? तेरे को समझ में नहीं आया। फिर वो सामने से ना घनश्याम भैया मछली जिनको नहीं मिली, वो औरत फंसाने गए थे और चंदे की रसीद कट्टा लेकर इधर ही चले आ रहे हैं। तो निकले क्या यहाँ से? अरे आओ 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 घनश्याम भाई आओ, स्वागत है आपका। क्या? जी नहीं भैया देखो, मैं किसी मंदिर मस्जिद के नाम पे चंदा नहीं देता। अगर हमारे देश के सारे मंदिरों का एक दिन का चढ़ावा इकट्ठा कर लिया जाए तो 150 करोड़ रुपए तो हो ही जाएंगे, हर एक आदमी एक एक रुपया भी दे। इस मुल्क की गरीबी दूर हो जाएगी।
और इस मामले में हिंदू तो हिंदू, हमारे मुस्लिम भाई भी कोई कम नहीं है। वो अपनी ज़कात देते हैं मस्जिदों को, गरीबों को नहीं। इसीलिए एक बच्चा देखकर बोला मस्जिद आलीशान, अल्लाह तू एक अकेला है और तुझ रहने को इतना बड़ा मकान। ये है हमारे यहाँ का खेल। ये लोग समाज को बहकाने के लिए, भड़काने के लिए हम और आप जैसे लोगों को अपना मोहरा बना लेते हैं और हम चल लेते हैं, हिलाते हैं। जैसा ये कहें वही सब। भैया मैं भगवान या अल्लाह के नाम पे चंदा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तो खुद हर घड़ी उनसे ही कुछ मांगता रहता हूँ। मैं मांगने वाला उसकी क्या मदद करूँगा? और एक बात बताओ, एक देवता दूसरे देवता की मदद नहीं करना चाहता तो मैं कौन होता हूँ उनकी मदद करने वाला? मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। भैया तुम जाओ, मैं चंदा नहीं दे सकता। तुम तो गाना सुनो यार, पुराने जमाने का गाना है, जब इंसान इंसान हुआ करता था। ला 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 ला। लेकिन अगर इसको आज गाया जाए तो गाना कुछ इस तरह का होगा, किसी की मुस्कुराहटों को दे उतार, उसी से मांग उधार 1 लाख, जो मांगे उसी को चाकू मार, जीना इसी का नाम है। अरे रिश्ता है ये दिल से बिल एतबार का, मर के भी हम आएंगे, भूत बन सताएंगे, न अपने बाप पर भी हमको एतबार, जीना इसी का नाम है। ऐसा हो जाएगा इस गाने के अलावा कुछ रहेगा ही नहीं। मछली फंसती वस्ती तो है नहीं, पर बंसी डालकर बैठे रहने में क्या हर्ज है? शायद किस्मत की तरह कुछ फंस जाए। उपकरण है, जरिया है, फंस जाए तो ठीक, नहीं तो कोट पैंट पहनो, शर्ट पहनो और वापस जूते पहनकर घर को। अरे लड़की तू फिर आ गई, क्या हो गया? क्या हो गया? अच्छा तेरे आशिक ने एक पुलिस वाला भेजा था, वो मुझसे पूछताछ करने आया। आने दे आने दे आने दे आने दे। आइए दरोगा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मेरा नाम, जी मेरा नाम विजय दीनानाथ चौहान, गाँव मंडल। जी मैं, अबे पिक्चर का डायलॉग नहीं है, ये सच्ची बात है। विजय दीनानाथ चौहान है, समझा क्या? इंग्लिश पता, इंग्लिश। मैं कहाँ रहता हूँ? गिरिजा जी के घर के पास। गिरिजा जी कहाँ रहते हैं? मेरे घर के पास। हम दोनों कहाँ रहते हैं? गिरिजा जी, एक दूसरे के आसपास, है ना? ए सुन, ए भैया तू गाली गलौज मत करना मेरे से, गाली बिल्कुल मत देना, वरना कह देता हूं टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द नोबल क्वेश्चन इन द लाइफ, एंड दैट इज माय माइंड व्हिच आस्क्स मी ऑलवेज दैट व्हाट इज टू गुड एंड व्हाट इज द बैड. It is good to fight against the sea of ocean of the problems, and to fight, and by fighting them end it, or to accept them. Think, eat, and sleep. Yes, there is a rub, sleep, and we feared by death. भाग गया। वाह बहुत अच्छा भैया। अंग्रेजों ने और विलियम जॉन शेक्सपियर ने और कुछ भला किया हो या ना करा हो, लेकिन यार बच्चा भला किया है। जब भी मैं फंस जाता हूँ ना तो शेक्सपियर जी के नाटकों के कुछ समाज अंग्रेजी में दोहरा देता हूँ। अंग्रेजी बोलने वाले को हमारे यहाँ प्रेमचंद से ज़्यादा होशियार माना जाता है, निराला से ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है। और वो कहते हैं प्रेमचंदा, प्रेमचंद भी नहीं जानते, प्रेमचंदा। बेचारे को चंदा बना दिया प्रेमचंद को। साउथ वाले बोलते हैं रामा। फिर भाई रामा कौन है? तुम रमा भी बोल दोगे, फिर रम भी बोल दोगे, वो राम है तो नहीं बोल सकते राम, तो रामा भी मत बोलो। रामा क्या होता है भाई? लेकिन नहीं बोले, एक्चुअली वी डोंट नो हिंदी, वी ओनली स्पीक्स इंग्लिश, एंड इन आवर लैंग्वेज इज इट रामा एंड नॉट नरसिम्हा, नरसिम्हा।
आज पता चला कोई नरसिम्हा हैदराबाद से और तेलंगाना से चुनाव लड़ने वाले हैं। चुनाव का मौका है भैया, नेता भी चले आते हैं। माही बाप एक हमारे थे भोपाल में, वो भी फैकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक नेता के चुनाव के समय में, सच्चा किस्सा है ये, भोपाल में सिटी के सराफे में गए वो, और सुनार लोगों से बोल रहे हैं कि चंदा दे दो, हाँ कसम खुदा पाक की भोपाल की नाड़ियों में केवड़ा बहा दूंगा। भोपाल के तालाब से गुलाब जल की खुशबू आएगी और वोट दे दो, हाँ। और किस्मत देखिए कि वो पहली बार वो कैंडिडेट सिटी से चुनाव जीत गया था। ये 1956 की बात है, 57-58 की बात है, मध्य प्रदेश के गठन के जस्ट बाद की बात है। तो हमारा भोपाल महान और हम महानतम, और हमारा थिएटर पूरी दुनिया में जाना जाता है। ब्रॉडवे के लोग भी यहाँ बिना टिकट के आते। और हम दर्शकों को भीड़ को उदास करते हैं कि आगे भाई, अरे एक कट चाय सड़क पे फ्री में पढ़ के दिखाइए, पी के दिखाइए। अपने बच्चे या भाई को केजी नर्सरी में बिना पैसे के दाखिला दिलाइए। लेकिन थिएटर तो समाज सेवा है। अरे भैया, हमें अपने घर का बिजली का बिल नहीं देना क्या? हमें भी वो टीवी में सैटेलाइट केबल लगा के रिमोट नहीं चलाना क्या? हमें अपने घर में बर्तन मांजने वाली को पैसा नहीं देता क्या? वी ऑल्सो हैव द बिल्स टू पे, सो काइंडली पे टू द थिएटर, नॉट टू द पर्सन बट पे टू द थिएटर। पेटीएम चलाने से कुछ नहीं होगा, फोन पे चलाने से कुछ नहीं होगा, भेजते तो कुछ हो नहीं। आए जब बेचारा जी से समोसा खिला रहा है, चाय पिला रहा है, कुर्ता प्रेस करा के आया है, वो भूखे का पैसा भी उसको अपनी जेब से देना पड़ता है। थैंक यू अपूर्व मिश्रा, जीते रहो बेटा, तुम जैसे युवा कुछ आगे करेंगे। ये अरे ये कौन कूद गया तालाब में? कौन है? क्यों? आराम से बेटा, आराम से, आराम से, आराम से ले लिया। हाँ, मैं तुम्हारे से पानी निकाल देता हूँ बेटा। हाँ, मुंह खोलो। हाँ हाँ, ठीक हो ना? ठीक हो ना भैया? उठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ, ये आत्महत्या करने क्यों आए थे? कर्जदार हो, मोहब्बत में नाकाम हो, इंजीनियरिंग की डिग्री लेके घूम रहे हो, नौकरी नहीं मिल रही, प्राइवेट इंजीनियरिंग कौन से पास हुए हो, तो वैसे भी मुश्किल ही है। पर ठीक है बेटा, ऐसे जज्बाती नहीं होते, खुश रहना चाहिए आदमी। क्या कहा? खुश रहने का क्या मकसद है, क्या कारण है? अरे मैं तो कहता हूं कि आज के ज़माने में जितनी खुशियां हैं ना, इतनी खुशियां कभी नहीं थी। आपने सुना होगा अलग अलग युगों के बारे में, लेकिन इतनी खुशियां कभी नहीं थी जितना आज के युग में है। दूध वाला टाइम पे आ गया और दूध गर्म करने पर नहीं फटा खुश, क्योंकि पाउडर मिल्क है, दुहा हुआ तो है नहीं। बच्चा टाइम पे स्कूल चला गया, खुश। बच्चा स्कूल से टाइम पे वापस आ गया, खुश। बीवी ने आज डांटा नहीं, बहुत खुश, सबसे ज्यादा खुश। बीवी ने आज डांटा नहीं, खाना चुपचाप दे दिया। आज के ज़माने में जितनी खुशियां हैं ना, कि ट्रैफिक से बचकर सही सलामत घर पहुंच जाओ तो खुशी खुशी घर वाले खुश। खुशी का कोई मकसद ढूंढ रहे हो तुम? अरे बच्चे, आज के ज़माने में चारों ओर खुशियां ही खुशियां बिखरी पड़ी हैं, बस तुम खुशी को अपने गले से लगाओ। ये तालाब में कूदकर मरने क्यों चले थे? तुम क्या सोचते हो मैं पागल हूं? मैं पागल नहीं हूं, नहीं हूं मैं पागल। मेरा भी एक बेटा था, सुशील नाम था उसका। जैसा नाम बिल्कुल वैसा ही, बड़ों की इज्जत करता, माँ बाप के पांव छूता, पूरे मन से पढ़ाई करता। मैं और मेरी पत्नी सरला ने उसे एक फूल की तरह रखा था। हम चाहते थे वो खूब पढ़ ले, उसकी इच्छा थी कि वो इंजीनियरिंग पढ़े, तो हमने उसे इंजीनियरिंग भी पढ़ा दी, अपना सब कुछ
इधर उधर रखकर, गिरवी तक रखे बीबी के गहने, सरला ने वो भी दे दिए। हमारा बेटा इंजीनियर बन गया, लेकिन नौकरी ना मिलनी थी, ना मिली। दिन भर अलग अलग दफ्तरों में जाता, अपनी डिग्री दिखाता, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीज़न, मेरिट स्टूडेंट, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से किया था, लेकिन नौकरी ना उसकी किस्मत में थी, ना मिली। मेरी बीवी सरला के पास कुछ गहने थे, वो उसने संभाल कर रखे थे अपनी होने वाली बहू की अमानत के लिए। अरे बेटे के जवान होते ही हर माँ कुछ ना कुछ जमा कर लेती है कि बहू आएगी तो अपनी बहू को दूंगी, खानदान की अमानत समझकर, और वो बहू उस परंपरा को आगे बढ़ाएगी। सरला ने कुछ नहीं कहा, हंसते हुए उसने सारे गहने जेवर मुझे दे दिए। मैं उन जेवरों को गिरवी रखाया। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा था कि दूसरों के लिए 10 लाख रेट है, पर तुम तो दोस्त हो, 5 लाख दे दोगे, बेटे की नौकरी लगवा दूंगा। मैं और सरला उस दोस्त के पास गए, उसे 5 लाख रुपए दिए, उससे अपॉइंटमेंट लेटर लिया और घर वापस आया खुशी खुशी। हमने सुशील को नहीं बताया था, वो कहीं बाहर गया था। एक बच्चा चॉकलेट मिलने पर जैसे खुश हो जाता है, वैसे ही सुशील अपॉइंटमेंट लेटर देखकर खुश हो जाएगा, हम ये सोच रहे थे। आखिर में सुशील घर लौटा, लेकिन अकेला नहीं, 4 लोगों के कंधे पर लौटा। इस तालाब में इसी जगह उसने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मेरी बीवी सरला तो एकदम टूट गई, ना उसे रोते बना ना हंसते बना, बस जड़ पत्थर जैसी आंखों से वो कभी बेटे को, कभी दरवाजे को देखती रही, कभी मुझे देखती रही। उस दिन के बाद से सरला कभी बोली नहीं, उसने बात करने की ताकत ही खो दी। कुछ सालों बाद वो भी सुशील के पास चली गई, मैं अकेला रह गया इस दुनिया में। तब मैंने सोचा अपनी बाकी जिंदगी में किसी को ऐसे मरने नहीं दूंगा, किसी को निराश होने नहीं दूंगा, मैं इस तालाब में डूबकर आत्महत्या करने नहीं दूंगा। मैं उस दिन से मैं आता हूं, लोगों से बात करता हूं जैसे अभी कर रहा था, और सुबह से शाम तक कहीं बैठा रहता हूं, बिस्कुट खाकर पानी पीकर वापस चला जाता हूं। और क्या कहूं, यही थी मेरी कहानी। जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। चलते हैं सब मगर है कैसी ये डगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ला 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 ला। सीरियस हो गए? ये था फैकोलॉजिस्ट का आखिरी कमाल। शब खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। बजाने नहीं, जरा जोर से बजाइए, और जोर से बजा दीजिए ताली। इतना वक्त बचा था। सेल्फी लेने आएंगे। जोरदार तालियां हो जाती। थैंक यू सो मच सर। मैं चाहूँगा
जोरदार तालियां प्लीज। अब मैं श्री अबू सर को मंच पर बुलाना चाहूँगा ताकि उसे हमारी तरफ कर सकें। श्री वीरा शंकर जी का एक बार जोरदार तालियां प्लीज। मैं श्री आलोक से रिक्वेस्ट करूंगा सर प्लीज यहाँ पे आए और 2 शब्द कहें। मैं तो बोल ही रहा था कि देखा थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि परफॉर्मेंस देखा है तो हमारे आदरणीय गिरिजा सर 2 शब्द कहें। मैं तो बोल ही रहा था। अगला सोलो मेरा आप बहुत जल्दी देखेंगे, रेड फ्रॉक, और उसके बाद उसके अगले महीने एक और नया सोलो मोगरा। इस दोनों ही सोलो को दूसरे डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है, मैं उसमें सिर्फ एक्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरा 7वां सोलो था और वो दोनों मिलाकर मेरे 9 सोलो हो जाएंगे। लेकिन युवा रंग कर्मियों से एक बात कहूँगा, मैंने 3 साल रंगमंडल, 3 साल एनएसडी और फिर 3 साल रंगमंडल के बाद 9 साल के बाद पहला सोलो किया था। 2-4 नाटक और 1-2 वर्कशॉप करके सोलो मत कीजिए, वो पोलो हो जाएगा। क्या ग्रांट वांट लेनी हो तो अलग बात है, मैं तो लेता नहीं और मैं अपने हुनर पे विश्वास करता हूँ। तो सोलो नाटक करना बहुत मुश्किल है, क्यों नाट्यशास्त्र में भी उसकी परंपरा दी हुई है। और आजकल जिसे देखो वो सोलो करता है, क्योंकि ग्रुप में झगड़ा हो गया, दूसरे लोग रिहर्सल में आते नहीं तो अकेले ही पेल दो। साइकोलॉजी का एक और उदाहरण। आलोक मूलतः अभिनेता है और जब जब उन्होंने अभिनय किया है कमाल किया है। और मैं हमेशा उनको बोलता हूँ आप बाकी कुछ मत करिए, सिर्फ अभिनय कीजिए और ऐसा ही बेहतरीन आप देते रहिए दर्शकों को। अब मैं मदद करूँगा श्री अपूर सर से कि वो भी प्लीज आता है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें प्लीज अपूर सर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत सारे मेरे सीनियर्स हैं, गुरुजन हैं, जिनसे मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट करी जो आए, तो मैं उनका दिल से बहुत आभारी हूँ। साथ ही साथ मेरे रिक्वेस्ट करने पर आलोक दादा एक बार में तैयार हो गए कि हाँ मैं करूँगा। तो जैसे दादा प्रोत्साहन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, वैसे दादा आप हमेशा देते रहें। मैं दर्शकों से एक बात और शेयर कर लूँ, मैं पिछले महीने 15 दिन हॉस्पिटलाइज था और 7 दिन में आईसीयू में भी था। तो उन 7 दिनों में मैंने 8 लोगों की लाश देखी मरते हुए और पैक होते हुए। तो जीवन और मृत्यु का खेल भी मैंने देखा। और हॉस्पिटल से निकलने के बाद ये 25वां दिन है मैं मंच पर आपके सामने आ गया हूँ। आता रहूँगा। साथ ही सबसे पहले लेखक हमारे रफ़ी शबीर सर वो भी आए हुए हैं यहाँ पे, तो प्लीज़ सर आप भी एक बार मंच पर आ जाएं। लोगों को पता चलना चाहिए इस प्रस्तुति के पीछे कौन है। हाँ रफ़ी भाई आइए आइए। एक बार आप सब जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन करें। इन्हीं के द्वारा लिखित प्रस्तुति को आप लोगों ने अभी देखा। अब आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग आज बहुत छोटे उस पर आए, लेकिन कल भी हमारा एक कार्यक्रम है स्कंद मिश्रा द्वारा निर्देशित बंद रास्तों के बीच, तो आप उसके लिए भी अवश्य पधारें। आई होप आप आएंगे भी। आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है। मैं अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों का प्यार देखकर, आप लोगों ने जिस तरह से सपोर्ट किया, डेफिनेटली मैं आप लोगों को हर साल हर तरह से दादा के साथ और बहुत सारे और लोगों के साथ मिलकर के आपको नई नई और बेहतरीन प्रस्तुतियाँ दिखाता रहूँगा।
तो आप लोग कल प्लीज़ आएँ टाइम पर, 6:30 बजे से हम लोग शुरू कर देंगे। तो आप लोग आएँ और कार्यक्रम में शिरकत हो और हमारा प्रोत्साहन करें। प्लीज़ आएँ। इस अद्भुत प्रस्तुति के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। निवेदन करूंगा श्री गिरिजा शंकर जी प्लीज वो मंच पर आए और साथ ही आलोक सर भी प्लीज मंच पे आए। फोटो के बाद मिल सकते हैं, सब किसी को बधाई देनी हो या अपना जो भी आपने महसूस किया है इस प्रस्तुति के दौरान वो आप बता सकते हैं। और एक बार दिल से फिर से धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए प्लीज। कल आइएगा, ध्यान रखिएगा 6:30 बजे यहीं एलबीटी परिसर में, बंद रास्तों के बीच एक और सोलो नाटक है, तो प्लीज आइएगा। धन्यवाद। कल शाम 6:30 बजे से यहाँ पे फिर से यही